ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और क्लास 12th की बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आप सभी की हेल्प कर रही हूँ। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है जेनेटिक्स, जो आपका यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसी का चैप्टर है इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाला, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो आपको इस चैप्टर में वंशागति के बारे में पढ़ना है और विविधता किस तरह से आती है उसके बारे में पढ़ना है, और कौन कौन से नियमों के तहत ये पढ़ाई की गई, कौन कौन से रिसर्च हुए, उसके बाद किस तरह से निष्कर्ष निकाले गए, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के बारे में। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और चैप्टर को जहां पर हमने सेशन को खत्म किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 12th का हम लोगों का जो यूनिट 7 है उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हुआ है, जो था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत। डिस्कस हमने कर लिया था कि किस टर्म इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं और वेरिएशन को क्या कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जो गुणों का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकी या वंशागति कहलाता है। या ये कह सकते हैं आप कि एक वंश से दूसरे वंश में जो गुणों का ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है सर, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हमने बात कर ली थी कि ग्रेगर जॉन मेंडल सर जो थे, इन्होंने गार्डन पी यानी कि मटर पे पाइसम सेटाइवम, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम सेटाइवम था, तो उस पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकाले। लगभग 7 सालों तक उन्होंने क्या करी, रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद प्रपोजल दिया उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, या विविधता के वंशागति के नियम का प्रपोजल दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जी.जे. मेंडल ने उसमें बायो में सांख्यिकी और गणित का भी यूज किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी और मैथमेटिकल लॉजिक का भी यूज किया गया। तो ये फर्स्ट टाइम था ऐसा कि जब बायो के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए स्टैटिक्स का भी यूज किया गया, स्टैटिक्स का भी सहारा लिया गया और मैथमेटिकल लॉजिक का भी सहारा लिया गया। ठीक है, तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें विश्वसनीयता क्यों आई, लोगों ने क्यों इस पर विश्वास माना कि ये चीज सही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लार्ज सैंपल कलेक्शन किया था, यानी कि बहुत सारे मटर के पौधों पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो उनका मेन कारण था मेंडल के एक्सपेरिमेंट का, जो विश्वसनीयता आई वो क्यों आई, क्योंकि मेंडल ने क्या यूज किया, लार्ज सैंपलिंग साइज यूज किया, लार्ज सैंपलिंग साइज यूज किया। मतलब उन्होंने क्या किया, जो सैंपल थे, नंबर ऑफ सैंपल्स वो बहुत ज्यादा थे, नंबर ऑफ सैंपल्स जो लिए उन्होंने वो बहुत ज्यादा लिए, इज वेरी हाई। जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे वो बहुत ज्यादा लिए, यानी कि 1-2 पौधों पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे पौधों पर ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मेंडल ने टेस्ट प्लांट की जो सक्सेसिव जनरेशन पर किए गए एक्सपेरिमेंट थे उसको सफल रिजल्ट को प्रूव किया है ना। मेंडल के इनहेरिटेंस रूल्स में क्या थी, व्यापकता थी, समझ में आ रहा था, और वो मतलब इस तरीके के कोई विचार उन्होंने नहीं दिए जो विचार अनुस्पष्ट हों या क्लियर ठीक तरीके से ना किए गए हों। तो मेंडल ने प्री प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स पर विचार किया जो ऑपोजिट ट्रेट वाले थे। ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, लक्षण। ट्रेट का मतलब क्या होता है, लक्षण। तो कुछ विपरीत लक्षणों वाले पर भी उन्होंने रिसर्च किया और कुछ, तो मेंडल ने सबसे पहले देखो कौन कौन सा उन्होंने क्या यूज किया, पी प्लांट का यूज किया, उन्होंने पी प्लांट का यूज किया, यानी कि मटर के पौधे का यूज किया। कुछ ऑपोजिट ट्रेट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपोजिट ट्रेट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि
उन्होंने कौन कौन सी चीज को, देखो उन्होंने कुछ लक्षणों को लिया, एक मटर के पौधे में कुछ लक्षणों को लिया और जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो वो कौन कौन से लक्षण थे जिन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन लक्षणों को हम लिखेंगे। कौन कौन से लक्षण थे? उन्होंने स्टेम हाइट लिया, है ना, वो दो तरीके की हो सकती थी, टॉल और ड्वार्फ। फ्लावर कलर लिया, है ना। तो पहले हम देखेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन, या जिसे हम कहते हैं प्योर लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन को हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन। ये क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन वो लाइन है जिसमें कई पीढ़ियों तक, ये क्या है? जिसमें कई पीढ़ियों तक सेल्फ पॉलिनेशन के बाद सेल्फ पॉलिनेशन कई पीढ़ियों तक सेल्फ पॉलिनेशन के बाद स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को अगर ये दर्शाता है, क्या? स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को दर्शाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्योर लाइन ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग लाइन, यही कहलाता है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन क्या है, समझ में आ गया? जब कई पीढ़ियों तक सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो लक्षण उभर के सामने आते हैं वो प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने 14 प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स की वैरायटीज को सेलेक्ट किया और उसके बाद 7 जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया। अब कौन कौन से कैरेक्टर्स को लिया उनका आपको नाम याद करना पड़ेगा। उन्होंने क्या क्या लिया? अभी मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि जो हम लोगों के पास पंजाब की साहिवाल गायें हैं और मक्का की हाइब्रिड किस्में आपके पास है, वो सब किसका, हम लोगों के पास किसका ये फलस्वरूप मिला है हमको? ये जेनेटिक्स के फलस्वरूप ही हमको मिला है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, 19th सेंचुरी में उन्होंने जेनेटिक्स का जब रिसर्च होने लगा, जेनेटिक्स की स्टडी होने लगी, तो उस समय पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी पर 7 सालों तक क्या किया? 7 साल कौन कौन से थे? 1856 से लेकर 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने क्या किया? प्रयोग कराया और जीवों के वंशागति का नियम लागू हुआ। उसके बाद उसी को इन्होंने प्रपोजल दिया। इसमें इन्होंने स्टैटिक्स का और मैथमेटिक्स का दोनों का यूज किया था। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो प्रयोग करना था वो क्या कारण थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर की पीढ़ी पर मटर पे क्यों ये प्रयोग किया? क्योंकि कारण क्या था? मेंडल द्वारा उद्यान मटर यानी कि गार्डन पी, उद्यान मटर को चयन करने का क्या कारण था? चयन करने का क्या कारण था? चयन करने का कुछ तो कारण रहा होगा कि तो वो क्या कारण था? पहला कारण ये था कि इसमें स्वपरागण या परपरागण दोनों जो है वो बहुत इजीली कराया जा सकता है ना। तो स्व परागण या परपरागण की सुगमता, स्वपरागण या परपरागण की सुगमता, यानी इजीली ये प्रोसेस कराई जा सकती थी। दूसरा क्या था? दूसरा जो कारण था वो ये था कि मटर का जो पौधा होता है वो ट्रू ब्रीडिंग का वंशक्रम है। ये क्या है? मटर का पौधा
तद्रुप प्रजनन, सम या ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम है, ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम है, और इसमें क्या है, इसमें 14 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। इसमें कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं? इसमें 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो मेंडल द्वारा जो अध्ययन किया गया उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स को लिया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव 2 तरीके के कैरेक्टर्स थे। उन्होंने कौन कौन से लक्षणों को यूज किया उसके बारे में हम देखेंगे। पहले उन लक्षणों को हम याद करेंगे, है ना, कि कौन कौन से लक्षण यूज किए गए। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कुछ ट्रेट्स को लक्षणों को हम लिखेंगे ब्लैक कलर से। कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, कौन कौन से लक्षण लिए उन्होंने? लक्षण कौन कौन से यूज किए और उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन कौन से थे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। देखो, हर एक लक्षण के 2 ट्रेट्स दिखाई पड़े, जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले पौधे की ऊंचाई, स्टेम हाइट को ध्यान दिया। स्टेम हाइट, स्टेम हाइट को ध्यान दिया, यानी कि पौधे की ऊंचाई को ध्यान दिया। तो पौधे की ऊंचाई में उन्होंने क्या करा कि पौधे की ऊंचाई में उन्होंने देखा कि 2 तरीके के लक्षण आए। एक तो आया टॉल, यानी कि लंबा पौधा, और एक आया ड्वार्फ, यानी कि बौना पौधा। ठीक है, दूसरा जो लक्षण आया वो क्या था जिस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा? वो था फ्लावर का कलर। फ्लावर कलर, यानी जो मटर के पौधे के फूल थे तो फूलों के रंग पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो देखा कि 2 तरीके के फूल भी आ रहे थे, 2 तरीके के फूल भी दिखाई दिए। वो कौन से थे? वॉयलेट और व्हाइट। ठीक है, तीसरा जो लक्षण था वो उन्होंने देखा कि फ्लावर का पोजीशन कैसा है, वो उन्होंने देखा। फ्लावर का पोजीशन, तो फ्लावर के पोजीशन में कौन कौन सा हो सकता था? या तो वो एक्सियल होगा या वो कैसा होगा? टर्मिनल होगा। एक्सियल या टर्मिनल। ठीक है, और उसके बाद चौथा लक्षण जो उन्होंने देखा वो क्या उन्होंने देखा? चौथा लक्षण था कि पॉड का शेप, यानी फलियों का जो था वो आकार कैसा था। पॉड शेप देखा उन्होंने। तो पॉड शेप में इन्फ्लेटेड थी या कंस्ट्रिक्टेड थी? इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, और क्या देखा उन्होंने? 5वां लक्षण उन्होंने देखा पॉड का कलर। पॉड कौन से कलर का था? उन्होंने पॉड का कलर देखा। तो पॉड के कलर में उन्होंने देखा कि
ग्रीन भी था, कुछ कुछ फलियां ग्रीन कलर की थी और कुछ फलियां येलो कलर की थी, ग्रीन और कुछ येलो कलर की थी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा छठवां लक्षण क्या था, छठवां लक्षण उन्होंने देखा सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप देखा, वो क्या था, सीड का शेप जो था वो था बच्चों या तो राउंड थे मटर के दाने, या तो गोल थे, या सिकुड़े हुए थे, रिंकल्ड थे, या क्या थे, सिकुड़े हुए थे, रिंकल्ड थे। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने और क्या देखा, उन्होंने सेवेंथ जो लक्षण देखा वो उन्होंने क्या देखा, सातवां लक्षण उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने सीड का कलर देखा, सीड कलर देखा, सीड का कलर देखा। और सीड का कलर जो था वो क्या हो सकता था, या तो कुछ सीड्स ग्रीन थे या कुछ सीड्स कैसे थे, येलोइश कलर में थे। कुछ सीड्स कैसे थे, ग्रीन थे, और कुछ सीड्स कैसे थे, येलो इन कलर थे, ग्रीन थे और कुछ कैसे थे, येलो थे। ठीक है, तो इन विपर्यास लक्षणों पे उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। तो इन 7 लक्षणों के आधार पे 14 ट्रेड्स उनको दिखाई पड़े, जैसे कि तने की ऊंचाई, पुष्प का रंग, है ना, स्टेम हाइट, तने की ऊंचाई, फ्लावर कलर यानी कि पुष्प का रंग, फ्लावर पोजीशन यानी कि पुष्प की स्थिति, पॉड शेप यानी कि फली का आकार, स्टेम हाइट यानी कि तने की ऊंचाई, फ्लावर कलर मतलब कि पुष्प का रंग, फ्लावर पोजीशन का मतलब पुष्प का पोजीशन क्या था, पुष्प की स्थिति क्या थी, पॉड शेप का मतलब फली का आकार। ठीक है, और उसके बाद पॉड कलर का मतलब मटर की जो फलियां थी उनका रंग क्या था, पहले उन फलियों का आकार क्या था और दूसरा उन फलियों का रंग क्या था, और उसके बाद सबसे लास्ट में देखा गया बीज का आकार और बीज का रंग, यानी कि सीड का शेप देखा गया और 7वें नंबर पे सीड का कलर देखा गया। तो स्टेम हाइट में देखा गया कि या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे। फ्लावर कलर में देखा गया कि या तो वॉयलेट कलर के फ्लावर्स थे या व्हाइट थे। फ्लावर पोजीशन में क्या देखा गया कि एक्सियल है या टर्मिनल है। पॉड शेप में क्या देखा गया कि दानों से एकदम भरा हुआ है, इन्फ्लेटेड है, या दाने कम है। उसके बाद पॉड का कलर देखा गया, फलियों का रंग देखा गया कि वो ग्रीन कलर में थी या येलो कलर में थी फलियों का। फिर उसके बाद दानों की बात आई, दानों का शेप देखा गया कि दाने जो मटर के थे वो गोल गोल थे या थोड़े सिकुड़े हुए थे। और उसके बाद दानों का रंग देखा गया कि वो जो है वो ग्रीन था या येलो था, यानी कि पीले रंग के दाने दिखे या हरे रंग के दाने दिखे, है ना। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने एक टाइम में एक ही एक्सपेरिमेंट किया, है ना। एक समय में मेंडल ने एक ट्रेट का स्टडी किया, जैसे टॉल पी प्लांट का क्रॉस उन्होंने ड्वार्फ पी प्लांट से कराया। एक टाइम पे एक ट्रेट पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, जैसे उन्होंने सबसे पहले ये वाला ले लिया, टॉल का ड्वार्फ से उन्होंने कराया। टॉल का ड्वार्फ के साथ जब कराया तब उन्होंने देखा कि इसमें एक 1 जीन इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करी, है ना। केवल एक जीन को लेकर के, केवल एक लक्षण को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इसको क्या कहते हैं, 1 जीन इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या था कि एक ट्रेड के संकरण को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने एक लक्षण का स्टडी किया, एक लक्षण का स्टडी किया, है ना। तो ये जो एक लक्षण का स्टडी किया, जैसे कि इन्होंने टॉल पी प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ पी प्लांट से कराया। जैसे क्या कराया, इन्होंने
टॉल पी प्लांट लिया और उसका क्रॉस करा दिया इन्होंने ड्वार्फ पी प्लांट से। तो एक ही लक्षण के बारे में इन्होंने स्टडी करा। तो ये क्या कहलाया, ये जो एक ही लक्षण के बारे में स्टडी करा ये कहलाया एक जीन वंशागति। ये इसमें एक ही जीन्स की वंशागति के बारे में स्टडी किया गया, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया एक जीन वंशागति। ये क्या कहलाया, एक जीन वंशागति, यानी कि वन जीन इनहेरिटेंस ये कहलाया, है ना। और उसके बाद इन्होंने एक ट्रेट के संकर को एक, जैसे एक ही ट्रेट का हाइब्रिड जब बना तब इसको क्या कहते हैं, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब एक ही लक्षण का क्या किया जाए, संकरण कराया जाए तो क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये कहलाएगा। अब इसमें जो प्रोजेनी आई, जो इसका अगला पीढ़ी आया, उसको क्या कहते हैं, प्रथम संतति पीढ़ी, या इसको फिलियल वन प्रोजेनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिलियल वन प्रोजेनी, यानी F1 जेनरेशन क्या कहते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट आया इससे क्या बनी, इससे फिलियल वन प्रोजेनी बनी, फिलियल वन प्रोजेनी। तो फिलियल वन, बेटा फिलियल का मीनिंग क्या होता है कि पेरेंट्स से संतानों के बीच जो संबंध होता है वो फिलियल कहलाता है। तो फिलियल वन प्रोजेनी, या इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं F1 जेनरेशन। एक ही लक्षण का क्रॉस कराया गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाया, और उसके बाद फिर ये क्या कहलाई, F1 जेनरेशन कहलाई। और इसके बाद फिर अगर फिलियल प्रोजेनी आ गई F1 जेनरेशन का, अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन होने दें, तब वो क्या कहलाएगी, F2 जेनरेशन कहलाएगी। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे टॉल और डॉर्फ, ठीक है, और इसका क्रॉस कराया तो यहां पे क्या आई, F1 जेनरेशन, ठीक है। अब F1 जेनरेशन में जो पौधे आए उनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, और उसके बाद जो जनरेशन बनेगी वो होगी F2। उसके बाद जो जनरेशन बनी वो हुई F2 जनरेशन, है ना। तो पहले इसका मतलब समझेंगे, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्यों कहते हैं, तो F का मतलब है फिलियल, और फिलियल का मतलब क्या है, पेरेंट्स से प्रोजेनी के बीच जो रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का प्रोजेनी से जो रिलेशनशिप है वो ही क्या कहलाता है, फिलियल कहलाता है। पेरेंट्स का प्रोजेनी से जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वही क्या कहलाता है, फिलियल कहलाता है। तो इसलिए F1 और F2 जनरेशन शब्द यूज किए गए। तो इतना समझ में आया कि जब टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया, टॉल का ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया गया, तो जो पहली पीढ़ी मिली वो क्या कहलाई, F1 जनरेशन कहलाई। और F1 जनरेशन में जो पौधे थे उनका आपस में क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, स्वपरागण हुआ। उसके बाद फिर जो उसके बाद पीढ़ी मिली वो F2 जनरेशन या द्वितीय संतति पीढ़ी तब प्राप्त होती है। F2 जनरेशन उसको कहते हैं, फिलियल टू प्रोजेनी कहते हैं। F2 जनरेशन या क्या कहते हैं उसको, द्वितीय संतति पीढ़ी, द्वितीय संतति पीढ़ी या सेकेंड फिलियल प्रोजेनी, फिलियल टू प्रोजेनी। क्या लिखेंगे, फिलियल टू प्रोजेनी।
ठीक है, तो इस तरह से मेंडल के कुछ निष्कर्ष निकले। उन्होंने क्या उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ फैक्टर्स देखे जो जनक से संतति में जा रहे थे, तो गैमीट्स के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते थे, है ना। तो उस पर उन्होंने जीन्स, जो शब्द है जीन्स, जिन्हें आजकल जीन्स कहते हैं, जो ट्रांसफर हो रहे थे लक्षण, तो उन जीन्स को उन्होंने क्या कहा था, वो उनको फैक्टर्स के नाम से कह रहे थे। उनको क्या कह रहे थे, वो फैक्टर्स कह रहे थे। उन्हीं को वो फैक्टर्स कह रहे थे जिनको हम लोग जीन्स के नाम से आजकल जानते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो लक्षण, जिन लक्षणों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें बच्चों जो स्टेम हाइट थी, है ना, जो स्टेम हाइट थी, तो स्टेम हाइट में उन्होंने देखा कि कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स थे और कुछ रिसेसिव ट्रेट थे। तो स्टेम हाइट में जो टॉल था वो डोमिनेंट था और जो ड्वार्फ था ये रिसेसिव था। तो जहां डी ब्रैकेट में लिखूंगी मैं, मतलब कि वो डोमिनेंट ट्रेट था। तो स्टेम हाइट में जो टॉल था ये डोमिनेंट ट्रेट था, ये डोमिनेंट ट्रेट था, और जो ड्वार्फ था ये रिसेसिव ट्रेट था, है ना। यानी कि टॉल ज्यादा हुए थे और ड्वार्फ कम हुए थे उनके एक्सपेरिमेंट के अनुसार, ठीक है। फिर फ्लावर कलर की जब बात आई, तो फ्लावर कलर में जो वॉयलेट कलर था ये डोमिनेंट था, ठीक है, और जो व्हाइट कलर था ये रेसेसिव था, यानी कि ये कम आए थे और वॉयलेट कलर ज्यादा आया था। फ्लावर जब पोजीशन की बात हुई, तो फ्लावर पोजीशन में एक्सियल जो था वो डोमिनेंट था, एक्सियल फ्लावर जो था वो डोमिनेंट था, और जो टर्मिनल फ्लावर था वो क्या था, वो रिसेसिव था, ठीक है। उसके बाद जब पॉड शेप की बात आई, पॉड शेप में जो दानों से भरी हुई मटर की फलियां थी, फुल फलियां थी, इन्फ्लेटेड थी, वो आपका डोमिनेंट ट्रेट था, और जो कंस्ट्रिक्टेड थी वो कैसा था, वो रिसेसिव ट्रेट था, ठीक है। उसके बाद बात आई पॉड कलर की, फलियों का रंग क्या था। तो जो फलियों का रंग देखा गया, तो ज्यादातर फलियों का रंग क्या था, ग्रीन था, यानी कि ये इसका डोमिनेंट ट्रेट था, और जो येलो था ये क्या था, इसका रिसेसिव ट्रेट था, ठीक है। उसके बाद जब सीड शेप की बात आई कि वो रिंकल्ड थे या राउंड थे, तो डोमिनेंट जो था वो क्या था, राउंड था, यानी कि गोल दाने ज्यादा थे, और रिंकल्ड जो था वो कैसा था, रिसेसिव ट्रेट था। उसके बाद सीड कलर की बात आई, तो सीड कलर में दो कलर पाए गए थे, ग्रीन और येलो। तो सीड कलर में येलो जो था वो डोमिनेंट था और ग्रीन जो था वो रिसेसिव था। तो ये उनके एक्सपेरिमेंट में आया था, लेकिन ये चीज नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं तो हम इस तरह से नहीं देखते, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें डी को हम क्या बोलते हैं, डी से होता है डोमिनेंट, और आर से होता है रिसेसिव, यानी कुछ लक्षण उभर के सामने आए और कुछ लक्षण दब गए। तो डी से डोमिनेंट हो गया और आर से रिसेसिव हो गया। तो बच्चों, आज आप सभी ने आज के सेशन में जाना कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो सेलेक्ट किया था अपनी स्टडी के लिए प्लांट, वो था मटर का पौधा गार्डन पी पाइसम सेटाइवम, और उसके 14 लक्षणों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ जब क्रॉस कराया, तो उनको क्या मिली, F1 जेनरेशन मिली, प्रथम संतति की पीढ़ी मिली। तो मैंने आपको बताया कि F1 जेनरेशन क्यों कहते हैं। F का मतलब होता है फिलियल प्रोजेनी। तो फिलियल का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स से अपने संतति में जो गुणों का ट्रांसफर होता है, वो उसका संबंध जो है वो फिलियल कहलाता है। तो इसलिए आप उसको F1 जेनरेशन समझेंगे। और उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान F1 जेनरेशन का जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा F1 जेनरेशन के साथ ही, तब वो जो सेकेंड पीढ़ी मिलेगी वो F2 जेनरेशन कहलाएगी या फिलियल टू प्रोजेनी कहलाएगी। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।